वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो हम देख रहे थे मार्च मंथ का विजन आज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब सीधे हम आगे चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, ताकि हम जो डेली एक एक जो टॉपिक है, जैसे पॉलिटी हो गया, अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हर दिन आते चले जाए। ओके, ताकि आपके पास जो है 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट मैगजीन पहुंच जाए। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोडेड है, आप सबने होप सो पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो एक न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज जो है क्यों आई है, अब ये देखिए, क्या ट्रिटी आज से है? नहीं, देखिए ट्रिटी तो हम बायलेटरल काफी सालों से कर रहे हैं, बट अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो यूनियन बजट है, वहां पे चर्चा की गई कि जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको और ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। मान लीजिए कोई फॉरेन में, कोई यूएसए से, कोई सिंगापुर से, कोई कहीं से है, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि यहाँ पे जो है हम कुछ कंपनीज खोलें, कुछ और तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, बी इट एनी इन्वेस्टमेंट, बी इट योर इंश्योरेंस सेक्टर में आना, चाहे वो किसी प्रोडक्शन में आना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आना, चाहे सर्विसेज में आना, चाहे एनीथिंग। तो वो जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये चीजें हुई। तो क्या अब बात ये है कि जो कि प्रीवियस वन है, अब हमें ये समझना होगा फिर सबसे पहले कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है, और इसके बाद एक ये समझना पड़ेगा यहाँ पे हमें कि पहले क्या दिक्कत हो गई, किसी और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर अभी जो है इंडिया में जो करंटली जो अप्रूव्ड मॉडल है, वो 2015 का है, जो वहां पे इस समय चल रहा है, जो कि रिप्लेस हुआ 1993 के बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के हिसाब से। ओके, अब रिसेंट में जो है आपने देखिए इंडिया ने साइन किया उज्बेकिस्तान और यूएई के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब जो 2015 के मॉडल में क्या की फीचर्स है, हम ये देखेंगे, और उसके बाद वहां भी क्या क्या कुछ इश्यूज है जो और बेटर कर सकते हैं। इश्यूज नहीं, मतलब देखिए रिलेशनशिप को और बेटर करना है ना, और अच्छे से उसे और ये करना कि आप आपका जो है इन्वेस्टर और जो हमारे देश के बीच में जो बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो, कि नहीं ये जो है हमारे लिए सोच रहा है। ओके, तो ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट का कोशिश होती है। और इन्वेस्टमेंट कब आते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपका जो है जो कंट्री है, ठीक है, वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट हो। स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ज्यादा आती है। अब आप बताइए, जो बांग्लादेश में जो हालत चल रही है, श्रीलंका में चल रही है, तो क्या ऐसे में वहां पे तो तख्ता पलट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, बहुत अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना पसंद होगा या फिर इंडिया में आना पसंद होगा? चाहे वो किसी के भी कार्यकाल की बात की जाए, चाहे वो आज से हम 10 15 20 साल पहले भी देखिए, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल था, बट वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट थी, कभी ये नहीं होता था 5 साल के पहले सरकार गिर जाती थी। चाहे वो करंट की बात की जाए, ओके, चाहे कोलिएशन से बने या कैसे भी बने, स्टेबिलिटी वहां पर रहे। तो एक ये सब जो चीजें होती है, ये आपको बस दिमाग में रखना है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई तभी इन्वेस्टर्स जो है वहां पे आएंगे। इसके बाद एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट ना हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। तो इसके लिए जो है अभी गवर्नमेंट करंटली कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, किस किस तरीके से काम कर रही है। रेलवे में भी हम देखते हैं कि थर्ड कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें जो मालगाड़ी, गुड्स गार्ड, ये सब आएंगे जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो टाइम लगता है चीजों को पहुंचने में वो कम लगेगा। ओके, एक स्पेसिफिक कॉरिडोर होगा। तो ये सब कुछ जो होता है कनेक्टेड होता है, किस लिए? कि भाई कंपनीज जो है वो अच्छे से फ्लरिश कर सके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ सके। तो अब ये देखिए, अगर बात की जाए इंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, तो इट मींस एन एंटरप्राइज दैट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड इन गुड फेथ। एक अच्छे फेथ में, भरोसे के साथ जो जो चीज की जा रही हो, बाय एन इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कंट्री। मीन्स इन्वेस्टर आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो किस हिसाब से? डोमेस्टिक लॉ, जो उस देश का जो लॉ है, वो कानून है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये चीज जो है आपका डोमेस्टिक लॉ इसमें आती है। ठीक है, डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से काम हो रहा है, मतलब जो भाई जो देश वहां का कह रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वहां की लॉ को एडहेयर करते हुए एक बिजनेस जो है वहां पे फ्लरिश कर सकते हैं। तो वहां पे वो ये बात जो है पहला आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी थ्रू ड्यू प्रोसेस, मीन्स यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, जो डोमेस्टिक कंपनीज है और जो फॉरेन कंपनी है, उन्हें एक लेवल पे देखने की बात, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो है नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोसेस में। क्लियर? प्रोटेक्शन फ्रॉम
एक्सप्रोप्रिएशन, ये क्या लिमिट्स कंट्रीज एबिलिटी टू डोमिनेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो एक लिमिट भी जो है यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि देखिए एफडीआई इज ऑलवेज गुड, बट अब अगर आप मानिए किसी सेक्टर में आप अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे एफडीआई आएगा, चलेगा। समझ रहे हैं, जैसे कि इस कंट्री में टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, बाकी भी बड़ी बड़ी आगे चल जाएगा। बट अब अगर सिर्फ फॉरेन कंट्रीज ही कहीं, फॉरेन कंपनीज ही रहे और भारत उस चीज में कुछ नहीं कर रहा हो, तो वो हल्का सा वहां पे कोशिश करता है कि नहीं, इस चीज में इन्वेस्टमेंट ना आए। ठीक है, एक तो जो अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, जैसे मानिए न्यूक्लियर पावर और बाकी कुछ वैसी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन जहां पर एक सिक्योरिटी हो गया, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है कि जहां लग रहा है कि नहीं, भारत के इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, ओके, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आप ये देखते होंगे जो एफडीआई आता है, 74% डायरेक्ट रूट से आता है, 100% की कहीं कहीं एफडीआई अलाउड होता है। करेक्ट। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर ये देखने वाली होती हैं कि कहाँ पर क्या जरूरी है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि भारत उतना अच्छा कर ही नहीं पा रहा है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 100% एफडीआई कर सकते हैं कि नहीं सर, इंश्योरेंस में हर कोई कवर्ड होना चाहिए, तो यार यहाँ पे 100% एफडीआई। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, हल्का सा प्रोटेक्शन जहाँ करना है प्रोटेक्शन, बाकी लेकिन जब कंपनी आ गई इन्वेस्टर्स की, तो सेम लेवल पे उन्हें देखना है। ठीक है, ये सब चीजें थी। बट अब ये इशू क्या हुआ, इंडियाज प्रेजेंट बीआईटी आर्किटेक्चर, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, एक तो होता है कि आपका एम्बिग्युइटी, इट लैक्स क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ लीडिंग टू डिस्प्यूट्स। अब इसी कारण क्या डिस्प्यूट हुआ था, इंडिया हैज रिसीव्ड 37 नोटिस ऑफ डिस्प्यूट एंड 8 स्टिल एक्टिव। तो भाई डिस्प्यूट्स वगैरह अगर होंगे कि नहीं, हमारे साथ अभी भी जो हमने पैसा लगाया था ये सोच के लगाया था, ऐसा हुआ, तो वो कंट्री के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक तो रिलेशन भी खराब होते हैं, ट्रस्ट भी कम होता है। तो वो सब जो चीजें, इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कुछ टर्म्स की अगर आप बात करें, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अब फेवर्ड नेशन वाली तो वो बात हो गई कि अब ट्रेड प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं कि मैं कुछ नेशन को फेवर करूंगा, कुछ को नहीं करूंगा, बट आइडियली सबको बराबर मान के चलना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है आप ये क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात कर रहे हो। ओके, इसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि सारे जो है, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो सेम होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर आ रही हैं। तो अब इसीलिए, अब इसमें क्या होता है कि लिमिटेड राइट्स है फॉरेन इन्वेस्टर के पास, अभी के इशू के हिसाब से देखा जाए, क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसी में सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ड्यू टू फॉलोइंग इशू जो है आपका, एक मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन जो दिया हुआ है, इसलिए कहा गया इसको एक्सक्लूजन किया जाए, इसे हटाया जाए। आप समझे बात को, इसे जो है हटाया जाए। ये जो अभी का आपका मॉडल है, बीआईटी मॉडल जो है आपका, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, इसको यहां से जो है हटाया जाए। एंड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन वगैरह नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी, तो ये टैक्स रेगुलेटरी जो रेगुलेटरी है, उससे एक्सक्लूजन होना चाहिए, वरना जो भी इन्वेस्टर आ रहा है शुरू में कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देगा। अभी आपको भी कुछ, अगर आप कुछ मानिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कि यहाँ पे भी अगर ये चल रहा है, कैसे हम जीएसटी भर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत एक समझने में अपने आप ही एक इंडिया की यहीं पे सीए की जरूरत पड़ जाती है। समझे बात को? अब खुद जो है लोग नहीं कर पाते, जो फॉरेन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो बहुत टैक्स रेगुलेटरी में फंस के रह गए, काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई बिजनेस में सिर्फ टैक्स रेगुलेटरी है यही। इसके बाद जहां पर अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है आपको, वो चीज लेनी है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये सब चीजों को जितना ज्यादा ये करे, तभी आपका एफडीआई का ज्यादा आएगा भी, और उसका सही इन्वेस्टमेंट भी हो पाएगा, और उससे भरोसा भी जो है जीता जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसी में फंसे रह जाएंगे, क्लियरेंस में एंड ऑल में, पैसा जो इधर ही चला जाएगा, और फिर बाद में बोलेंगे यार छोड़ो, और पैसा नहीं लगाना, इतना लगा के हम परेशान हो चुके हैं, इनका यही है, या फिर दूसरों को भी सलाह नहीं देंगे। तो ये जो चीजें समझने वाली बात है। ठीक है, ट्रिब्यूनल कैन नॉट मैंडेट पॉलिसी चेंजेस तो रेस्ट्रिक्टिंग अवार्ड्स टू मॉनिटरी कंपनसेशन। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी चेंज जो है ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं कर सकते, उन्हें मैंडेट नहीं देना है कि ठीक है वो हर बार आया कुछ चेंजेस कर दें, इससे भी इश्यूज होते हैं। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम आईसी एसआईडी कन्वेंशन, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो इंडिया जो इसका मेंबर नहीं है।
ठीक है, विच लिमिट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर सीकिंग इन्फोर्समेंट विद इन इंडिया। अब इससे भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कुछ चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा था, हो ही नहीं यहाँ के मेंबर, तो कहाँ जाएंगे, कैसे क्या मतलब अपील करेंगे कि भाई गवर्नमेंट जो है नहीं सपोर्ट करे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी एक चीज है कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, जिससे अगर एक लिमिट होता है ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर सीकिंग इन्फोर्समेंट विद इन इंडिया। ये जो है 1966 में जो है आईसी एसआईडी कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। इज अ वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन है दैट फैसिलिटेट्स फॉर कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कॉन्सिलेशन जो भी बातें करनी है, आर्बिट्री जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर रखे हैं, उस पे अगर कोई भी आपको यहाँ पर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग कुछ भी है तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। प्रिलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख ले एकदम इसे। ठीक है, और इस तरीके से चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकेंगे। बहुत बार जो होता है, जैसे आशा बैच में भी हमारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं सर मेंस आंसर राइटिंग डेफिनेटली, वो आपको हम चैनलाइज करके तो सिखा देंगे लिखना कैसे है, क्या करना है, वो सब सब हम सिखाएंगे। लेकिन उसके बाद ये वे है, जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके खुद लिख पाओगे, है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप सबको अगर आशा बैच जहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, सिर्फ जो करंटली जो ज्वाइन कर रहे हैं वो 4999 इतने पे ही ज्वाइन हो जाएगा। ओके, और इसके बारे में आपको प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन बैच की तरह है यहाँ पर, जहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ जो है सी सेट कवर कराया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं, और साथ में आप डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये सब ऑलरेडी डेमो हो ही जाता है, बट स्टिल कि ठीक है कि अब किस तरीके से पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, आप वो भी जानकारी चाहे तो ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7617326188। तो ये जो है आप सीधे कर सकते हैं, यहां से जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मेल भी कर सकते हैं प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com। ओके, चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। बाकी वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए, देखिए एलिमिनेट और रिड्यूस करना मैंडेटरी वेटिंग पीरियड। अभी जब मतलब वेटिंग पीरियड वगैरह था, ये सब चीजों को कम करें। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी, क्लैरिटी जितनी ज्यादा हो किसी भी चीज, वो जो भी इनका प्रोसेस है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर। अब बाकी बिकमिंग अ सिग्नेटरी टू द आईसीडीएस कन्वेंशन, ठीक है, आईसीएसआईडी कन्वेंशन में आप जब सिग्नेटरी बन जाओ, तो ये सब जो है हमें कुछ सॉल्यूशंस वगैरह दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको कहते हैं IORA, इंडिया जो है यहाँ पे क्या इसका मेंबर स्टेट है? ये सब जो है अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, या फिर बाकी मेंबर्स जो है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर या मैप के थ्रू भी जो है हम यहाँ पे समझ लेंगे आगे। देखिए, इंडिया विल एज्यूम द चेयर ऑफ IORA फॉर नेक्स्ट 2 years। तो 2 साल के लिए जो इंडिया यहाँ पर चेयरपर्सन रहने वाला है, यहाँ पे ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, बाकी ये काफी अच्छा मैप है, यहाँ से आप हल्का सा बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में भी देख सकते हैं। ओके, इन फ्यूचर तो ये तक है कि यहाँ से ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट ये टूटेगा और धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। हो सकता है एक टाइम के बाद टकरा के भारत के साथ एक ऐसे बन जाए। ठीक है, बट वो हजारों सालों लाखों सालों बाद की बात है। बट ये भी एक प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो दरार है ये कुछ हजारों सालों में अच्छे से क्लियर दिखने लगेगी। अभी भी जो हल्का सा क्रैक दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं ये सब जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का टॉपिक है तो यहाँ हम ज्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, एंड intergovernmental organization established in 1997 with its vision originating during a visit to Nelson Mandela to India in 1990। तो नेल्सन मंडेला जो है आए थे। ओके, तो वो उस विजन पे, ठीक है, यहाँ पे मैगजीन भी विजन देख रहे हैं और यहाँ पे हम उस विजन की भी बात करें जो उसके साथ ही आए थे ना, जो दूरदृष्टि जो बोलते हैं उसके हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंकरेज रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, रीजनल कोऑपरेशन हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, अभी सेक्रेटरीट कौन है? मॉरिशियस। अब मेंबर कंट्री की बात करिए, 23 मेंबर्स है, 12 डायलॉग पार्टनर्स है। ओके, ठीक है। IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें कि मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स विच मीट्स एनुअली। भाई कब कब मिलते हैं? एनुअली मिलते हैं।
6 महीने में एक बार, 2 साल में एक बार या 5 साल में एक बार। ये तो इस तरीके से ये भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज एंड डायलॉग पार्टनर्स, इतने ही आपको याद रखना है। इंडियन ओशियन डायलॉग की अगर बात की जाए, तो ये जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2013 में। ओके, इनकरेजिंग ओपन डायलॉग अमंग मेंबर्स, कोई डायलॉग करे, वार्तालाप करे, बातें करे, सजेशंस ले, उस हिसाब से जो है पॉलिसीज बनाए और आगे अच्छा बेटरमेंट कर सके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सके। तो ये सब जो है यहाँ पर एक टारगेट रहता है। ओके, सिग्निफिकेंस जो है इसका इंडियन ब्लॉक के लिए क्या है? देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, क्योंकि इंडियन ओशियन जो है ट्रांसपोर्ट 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड का 75% इंडियन ओशियन करता है, तो ये कितनी बड़ी बात है ना? एंड 50% ऑफ डेली ऑयल कंजप्शन जो है, एंड इंट्रा आईओआरए ट्रेड जो है लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास का है। 2022 की बात है, अभी तो और बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कितना ट्रेड एंड ये होता है, ये भी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फिर इसमें पूछा जा सकता है। प्रायोरिटी एरिया जो है इसका मैरीटाइम सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिशरीज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टूरिज्म, एकेडमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो है यहाँ पे। ब्लू इकोनॉमी, ऑब्वियसली बात है, पानी है, कोई समुंदर, ब्लू इकोनॉमी की बात करना। वुमेन एम्पावरमेंट जो है यहाँ पर, कि जहां जहां उन्हें मौका मिल सके, उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए इस फील्ड में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये चीजें रहेंगी। सेफ स्पेस है, आईओआर इज लेस contentious space for India and other countries of a region that wish to keep out of big power rivalries। अभी यहाँ पे एकदम ऐसा इशू नहीं है कि जिसे लड़ रहे हैं चाइना, यूएसए, आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में, उधर ऑस्ट्रेलिया, जापान सब मिलके उनका एक अलग ही चलता रहता है। ठीक है, उनका जो एक अलग ही इशू चलता रहता है। ये सब जो आपको समझने वाली बात है, ये देखिए, ये रहा आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, इधर आपको दिख जाता होगा इस साइड से यूएसए। ठीक है, ये रशिया, एक ये इनका अलग चलता है, ये लफड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कंट्री, यहाँ पे ये सब चीजें आपको इशू उतने नहीं दिखाई देंगे, तो वही बस ये बात चल रही है। ओके, चलिए आगे देखेंगे अब। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही है। अब इशू क्या है? फंडिंग कंस्ट्रेंट। भाई फंडिंग जो है उतना ज्यादा है नहीं, है ना, जिसके कारण वहां पे वो कुछ भी मान लीजिए सब बात की है, अमिकेबली बात हुई, सारी चीजें पॉलिसी बनाई, पर उतना फंड है नहीं। तो एक फंड का चैलेंज जो है हमेशा यहाँ पर बना हुआ रहता है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, बाकी जैसे वर्ल्ड बैंक और ये सब जो है, उस तरीके से इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, उस तरीके से स्ट्रांग यहाँ पर है नहीं। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलते रहता है, रशिया यूक्रेन के बीच में चलता रहता है, चाइना इन्वॉल्वमेंट थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हर जगह घुस के वो देख सकते हैं आपको। हम बनटोटा एयरपोर्ट, सी पोर्ट खरीद लिए यहाँ पर बंगाल में, पाकिस्तान में भी करके रखे, तो वो भी एक अलग माहौल खराब करते रहता है। ठीक है, अपना जो है, और उसके कारण जो है बहुत सारे जो है अलग अलग इश्यूज होते हैं। बाकी कंक्लूजन की बात की जाए, तो इंडिया इसको अलाइन कर सकता है इंडिया सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन विजन से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी एक आईओआरए बना हुआ है, इस विजन के साथ, सागर इनिशिएटिव के साथ उसे मर्ज करके जो है एक हाई लेवल समिट करें, मेंबर स्टेट को अलाइन करें, और खुद कुछ फंड यहाँ पर देके चीजों को आगे ले जाए। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया जो ठीक है अब इकोनॉमिकली, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं, बट हाँ अब हम वो एक ठीक राह पे हैं। तो आने वाले जो है 10 से 15 साल में हम काफी ज्यादा इकोनॉमिकली सही रहेंगे। तो उसके बाद ये हो सकता है कि आप खुद वहां पे फंड दें, चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाएं, और ये सब चीजें होती रहे। ठीक है, इंडिया मॉरिशियस बायलेटरल ट्रीटी की बात की जाती है, ये देखिए, इंडिया मॉरिशियस बायलेटरल ट्रीटी, ये जो है, सॉरी ये मालदीव्स था, ये मॉरिशियस। ठीक है, तो ये एलिवेटेड देयर टाइज टू इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे गए हैं। ओके, ये जो है आपका मेडागास्कर था। अब मॉरिशस की बात की जाए, तो फिजियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ मैक्रेन आइलैंड। ठीक है, मैस्करेन आइलैंड, ये याद रखेंगे, वोल्केनिक आइलैंड है, एंड ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ से सराउंडेड है, याद रखेंगे इनके बारे में। पोर्ट क्या है? पोर्ट लुइस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें। और रिसेंटली यूएस हैज अप्रूव्ड द यूके प्लान टू हैंड ओवर द, ये जो है, चैगोस आइलैंड टू मॉरिशियस। तो यूएस ने भी कहा है, अप्रूव किया यूके के प्लान को, कि भाई जिसका जो छैगोस जो आइलैंड है, वो मॉरिशियस को दे दिया जाए, पहले यूके के कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफी यहाँ पर चीजें हो रही हैं।
क्लियर? Prime Minister of both the countries linked various pact to boost cooperation in several sectors, जैसे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी, प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज, ये सब। ठीक है, तो डॉलर का जितना कम यूटिलाइजेशन हो, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लगी हुई है उस चीज में। अदरवाइज वो फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है। इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड इंडियाज न्यू विजन फॉर ग्लोबल साउथ, नेमिंग महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो समझ में आ रहा है कि ये जो ग्लोबल साउथ, ये सब जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे मोटे जो भी हैं, सबके बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिशस फॉर इंडिया क्या है? इंडिया स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक तो मॉरिशस में 1948 में ही कर लिए थे। ओके। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इंडिया, इट हेल्प्स इंडिया टैकल पायरेसी, कुछ भी वहां पे कुछ गलत हो, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग जो भी हो रही है, क्योंकि यहाँ से आसपास वो अपना एक रिडार लगा के ये करके चेक कर सकते हैं कि बहुत बड़ा समुंदर है। यहाँ पे ये सब के हेल्प से ये सब चीजें जो है काउंटर की जा सकती है। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, नोन एज स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, है ना, कि स्टार की तरह छोटा सा चमकता हुआ। मॉरिशस इज द हार्ट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना, यूरोप, गल्फ नेशन एंड अदर, सबके लिए। चाइना इज एस्टेब्लिश्ड इज बेस इन डिगिबुटी, विच हैज मेड मॉरिशियस अ स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट। ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। कल्चरल टाइज की बात की जाए, जो 70% मॉरिशियस में पॉपुलेशन है ना, वो इंडियन ओरिजिन की है। तो समझ रहे हैं बात को, इंडियन ओरिजिन की यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियन मॉरिशियस रिलेशंस, क्या क्या है? देखिए, एक तो 1901 की बात कीजिए, महात्मा गांधी मेड अ स्टॉप इन मॉरिशियस, अ ट्रिब्यूट टू गांधी, द नेशनल डे ऑफ मॉरिशियस इज सेलिब्रेटेड मार्च 12 पे। ओके। व्हेन ही स्टार्टेड डांडी मार्च, तो उन्हें वो भी ट्रिब्यूट के लिए जो है 12 मार्च पे ये अपना क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, नेशनल डे ऑफ मॉरिशियस में सेलिब्रेटेड ऑन 12 मार्च, द डे ही स्टार्टेड द डांडी मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन गांधी जी का भी यहाँ से निकल के आता है। ट्रेड एंड टैक्सेशन एग्रीमेंट, मॉरिशियस हैज सॉट अमेंडमेंट टू इट्स ट्रेड एंड टैक्सेशन एग्रीमेंट विद इंडिया टू रिस्टोर इट्स पोजीशन एज द प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट कंडक्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है, बहुत भले पैसे घूम के आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, बट इसके थ्रू काफी पैसे आया करते हैं भारत में, एफडीआई और इसमें। ठीक है। चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उसको भी यहाँ पे टैकल करने की बात की जा रही है। बैलेंसिंग एथनिक एंगेजमेंट में, इंडिया में काफी जो विथ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इंडियन ओरिजिन के काफी, अफ्रीका के, यूरोपियन कम्युनिटीज है, तो इंडिया हैज टू एंगेज ऑल ग्रुप टू मेंटेन बैलेंस रिलेशनशिप विद मॉरिशियस। ठीक है। इंडिया का क्योंकि वैसे भी डाइवर्स है, यहाँ पे एंग्लो इंडियन से लेके सब कुछ है, तो वो जो है कहीं ना कहीं फायदा करता भी है कि हमारा जो सेम जो कल्चर से लेके सब कुछ वहाँ का मिलता है। कंक्लूजन जो है कि लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इन टाइम ऑफ क्राइसिस, जब भी क्राइसिस होता है तो इंडिया सबसे पहले वहां पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो इस ये महासागर के थ्रू फिर की फोकस एरिया जो है ट्रेड, म्यूचुअल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। न्यू इनिशिएटिव अगर महासागर, तो ये जो है महासागर के बारे में आप हल्का सा पॉज करके देख लेंगे। एक तो सागर है ही सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, फिर महासागर है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम याद रखेंगे। बाकी बाई एनुअल इनिशिएटिव है, तो ये देखिए 2 साल में एक बार होता है, तो कौन सा 1 साल में 2 साल में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधे स्टेटमेंट जो यूपीएससी बना देता है। ठीक है, और फिर वहां पे होती है गलतियां, तो वो सब ध्यान रखना है, सब अंडरलाइन रखना है। मैरीटाइम ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया जो है टुगेदर नेवल लीडर्स को सब साथ में लाने की कोशिश करता है कि भाई ये छोटे मोटे, ऐसा इनको ये ना लगे कि भाई हम अलग है। ठीक है। केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सिचिली, श्रीलंका, तंजानिया, तो ये सब जो है यहाँ पर बाई एनुअल इनिशिएटिव है। ठीक है। महासागर। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो है भारत में एक ऑफिशियल विजिट पे आए, 5 डे विजिट है जो कि। ठीक है। न्यूजीलैंड जो है ज्वाइन इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड बिकम द मेंबर ऑफ कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। ओके। तो ये जो है आपको दिख जाते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ये नहीं समझ ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड को ही बोल दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओशियानिक कंट्रीज जो है, वहां पे आपको न्यूजीलैंड जो है दिख जाएगा। बाकी जो है आपको सितंबर 2024 में ये सब जो चीजें हैं काफी अच्छे से पड़ी हुई हैं, तो आप वो जाके जो है आपका प्लेलिस्ट में, ठीक है, वो आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, वो जो आप कवर अप कर सकते हैं, सिर्फ जो है वहां पे
देखिए प्लेलिस्ट के लिए भी सिर्फ 29 रुपीज टोकन अमाउंट, ताकि वो आप जितने भी लोग हैं वहाँ पे सीरियसली पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी जो फिर उनका नाम रहता है, तो हमें भी आइडिया रहता है कि ये जो चीजें हैं, लोग आके यहाँ पे सीरियस लेवल पे चीजें कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है कि भाई एक ही जगह आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए, करंट अफेयर्स है ना, क्वालिटी का सब कुछ, क्वालिटी की जब तैयारी हो जाती है तो ये काफी आसान होता है रिमोटली जब आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज बहुत बार दिक्कत होती है कि यहाँ पे ये टीचर है, वहां पर वो टीचर है, पढ़ा नहीं रहे हैं ढंग से, फीस ले रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं। हम तो सीधे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें 1 to 1, वो जो भी आपके इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कॉन्टेम्पोररी रिलेवेंस की बात की जाए बायलेटरल रिलेशनशिप में, तो इंडिया का जो टोटल ट्रेड है 1.75 बिलियन है। ऑब्वियसली बात है काफी दूर है ये देश, तो डिस्टेंस के कारण भी कम होता है। अगर न्यूजीलैंड को करना होगा ऑस्ट्रेलिया से कर लेगा, वहां से यूएसए पास है वहां से कर लेगा, तो ये कुछ कम है, इसे भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ाने का कोशिश की जाएगी। बाकी इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस है 0.07 बिलियन यूएसडी का, तो इंडिया भी चाहेगा कि इनके साथ जितना भी बढ़ सके रिलेशन बढ़े। ठीक है। बाकी यहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, कि यहाँ पे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहे, टैक्स वगैरह ये सब का कम से कम जो है ट्रेड के दौरान लगा करे। ठीक है। न्यूजीलैंड जो है एक्सपोर्ट टू इंडिया है वूल, आप अब देख सकते हैं ये जो है न्यूजीलैंड रहा। ठीक है। ग्रेट बैरियर आइलैंड है, ऑकलैंड, विलिंगटन, जो क्रिकेट्स वगैरह देखते हैं तो न्यूजीलैंड काफी, केन विलियमसन काफी फेमस है ना, सबको ही काफी पसंद है ड्यू टू इस काम नेचर। इसके बाद जो है आपका नॉर्थ आइलैंड, फिर इधर जो आपका साउथर्न एल्प्स, साउथ आइलैंड, ये सब जो है इसी के पास तस्मानिया सी। ठीक है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। तो वहां से क्या क्या आता है? फूड, आयरन एंड स्टील, फ्रूट नट्स और एल्यूमिनियम, बेसिक ये है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां वगैरह, मशीन, मैकेनिकल मशीनरी, टेक्सटाइल्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। डिफेंस की बात की जाए तो बोथ कंट्रीज नेवीज आर वर्किंग टुगेदर, कंबाइंड टास्क 150 में कर रहे हैं फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन। ठीक है। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। बाकी जो आप ये देख सकते हैं, इवेंट हैज प्लान्ड इन 2026 टू रिकॉग्नाइज सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर ऑफ स्पोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। स्पोर्टिंग, ये जो है आपका क्रिकेट के मामले में देखा जाए तो पर्टिकुलरली इन क्रिकेट, हॉकी और अदर ओलंपिक स्पोर्ट्स में, तो ये न्यूजीलैंड और भारत का जो है लगभग 100 साल से एक कनेक्शन है, एक यूनिटी बनी हुई है, तो उसको यहाँ पर बात की जा रही है कि इसे और ज्यादा जो है रिकॉग्नाइज करके सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट है न्यूजीलैंड में, तो भारत जो है हर जगह आप देखिएगा स्टूडेंट जाते हुए, बीट्स ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोप तो फेमस है, बट न्यूजीलैंड तक भी जो है वहां पे जाते हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? लॉन्ग डिलेड एफटीए, जो फॉरेन, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक हो नहीं पा रहा, 10 साल से नेगोशिएशन राउंड चल रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया जो एक टफ नेगोशिएटर है, इंडिया जल्दी नहीं चीजें मानता, उनको बोलते हैं हमारे पास फिर चीजें सब ला ला के डाल देंगे, हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं, तो हमसे क्या एक्सपोर्ट लोगे, कितना इंपोर्ट हम लेंगे, बैलेंस बन रहा है कि नहीं, वो सब कुछ देखना पड़ता है। सिक्योरिटी कंसर्न, जो इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न ओवर एंटी इंडियन एक्टिविटी न्यूजीलैंड, इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट एंड खालिस्तान रेफरेंडम, तो ये सब जो है सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ये सब बना हुआ है, तो ये जो चीजें यहाँ पर रिलेशन खराब कर देती हैं। अदर कंसर्न की बात की जाए, न्यूजीलैंड जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विद चाइना, काफी ज्यादा चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन है, ठीक है, बट बात वही है, आपका इंडिया का भी है चाइना के साथ, आप कर तो रही है, तो वो खुद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरे का क्या कहेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है अभी, क्योंकि अब देखिए जैसे कि यूएसए के साथ अभी टैरिफ ये चल रहा है बैन, ठीक है, टैरिफ हाइक चल रहा है, ये जो इश्यूज चल रहे हैं अभी, इसके कारण क्या होगा, डेफिनेटली जो भी प्रोडक्शन कर पा रहा है अभी चाइना, वो नहीं भेज पाएगा उतना यूएसए को, तो अब वो कोशिश करेगा कि भाई हमारा प्रोडक्शन लेवल कम ना हो तो डंप किया जाए इंडिया जैसी कंट्री में या बाकी कंट्री में सस्ते में, तो ताकि उनका प्रोडक्शन लेवल कम ना हो। ओके। प्रॉफिट भले कम हो जाए, प्रोडक्शन कम ना हो, तो ये सब जो चीजें काफी वो यहाँ पे डंप करेगा भारत में, तो भारत को सिर्फ डिफेंड नहीं करना है, अब इसको अपॉर्चुनिटी लेके और बेहतर करते चले जाना है। ठीक है। उन्हें तो रोक रहे हैं डंपिंग से, अब टैक्स बढ़ाओ जो करो, लेकिन अब खुद को भी उसे सशक्त कर लेना है कि कोई भी कुछ भी करे कि हमारा भी पर यूनिट प्राइस इतना कम हो जाए आने वाले टाइम में, कि चाइना यहाँ पे डालने के पहले वो सोचे कि नहीं अब बाकी जगह करना पड़ेगा, कि इंडिया ऑलरेडी, अगर मान लीजिए कोई एक पेन है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बस, ठीक है, या फिर कोई एलईडी लाइट्स है, इंडिया भी अगर 50 रुपए में बनाने लगे तो वो भी डंप नहीं कर पाएंगे।
ओके। और इंडिया 100 150 में बनाते हैं, फिर वहां से 50 40 रुपए में आता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो चीजों में अब इंडिया को भी आगे बढ़ने का देखना है, सिर्फ ये नहीं सोचना कि अरे वो डंपिंग कर देगा, डंपिंग कर देगा। हम उस स्टेज में क्यों नहीं है, है ना? क्योंकि डंप किस लिए करना है, क्योंकि प्रोडक्शन घटेगा, जीडीपी डाउन होगी, जॉब चले जाएंगे। अब वो सब आप इकोनॉमिक्स समझते ही हैं। बाकी जो है हमने वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से कवर हम वो सब करेंगे ही करेंगे, जो आपके फाउंडेशन बैच में है। ठीक है, जो आप फाउंडेशन आशा बैच है आपका, उसमें वो सब कवर करेंगे। लेकिन यहाँ भी आपको समझने वाली बात है, प्रोडक्शन डाउन क्यों नहीं करना? भाई प्रोडक्शन डाउन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वर्कर्स की फिर क्यों जरूरत पड़ेगी, फिर ले ऑफ होने लगेंगे, जॉब जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने यहाँ पर बचाने के लिए, एम्प्लॉय को सब दिक्कत ना हो, यहाँ पर आप देखिएगा, आप डंपिंग और ये सब जो चीजें होती है सस्ते में दूसरे देश में दे देना, कोई बुराई तो नहीं है ना। आपके घर ज्यादा, आप मतलब ये सोचिएगा कि मेरे यहाँ ज्यादा खेती ना हो, या मेरे यहाँ ज्यादा अनाज हो गया, अगर मुझे अनाज लग रहा है, सड़ रहा है, तो मैं साइड वाले को सस्ते में बेच दूंगा, ले यार ले जाओ, तो इसमें बुराई क्या है? समझ रहे हैं बात को? लेकिन ये भी यही हो जाता है कि उस कंडीशन में लगता है कि अब सामने वाले पे को भी ध्यान देना चाहिए ना, कि नहीं, मुझे अपना भी अनाज उगाना है, मुझे अपना भी करना है। ठीक है, मुझे अपना भी करना है, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं तो 20 किलो ही उगाऊंगा और बस उतना खा जाऊंगा हर साल, उस हिसाब से ये सोच रहे नहीं मैं 40 किलो उगाऊंगा। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट जो 25 किलो की, 15 किलो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब अभी पता चल रहा है कि 15 किलो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है पूरे वर्ल्ड में, टैरिफ वैरिफ के कारण। वो थोड़ा सा तो बाकी कंट्री में और सस्ते में दे दूंगा। लेकिन तो ये सोच होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप ओवरऑल? तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉपर कथा आपको बताई गई है। अब देखिए, न्यूज इन शॉर्ट्स में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अभी बात कर ली न्यूजीलैंड की, अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। ये जो है एम्बिशियस रोड मैप है, फोकस ऑन डीपनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद इंडिया, आइडेंटिफाइंग फोर सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ। क्लीन एनर्जी, यस इंडिया कर ही रहा है। एजुकेशन एंड स्किल, यस। एग्री बिजनेस, यस। एंड टूरिज्म, ये बहुत ज्यादा जो सुपर हाई सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ है, इस पे बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिल सकती है, यस मिलेगी। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ इस तरीके से आप पेन्स में लिख देंगे, कोट कर देंगे, दिस विल गिव यू मोर मार्क्स ना, यू विल एबल टू फेच मोर मार्क्स। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस सभी चीजों को याद रखना है। ये हाइलाइट्स ऑफ रोड मैप की बात की जाए तो आइडेंटिफाइज नियरली 50 स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अलग अलग उन्हें अपॉर्चुनिटी बनाई कि भाई स्पोर्ट्स में, कल्चर में, स्पेस में, ये चीजें जो होंगी, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। क्लियर? आई बात समझ में? तो अब बाकी आप कोऑपरेशन हम करेंगे ये एरिया में, ट्रेड में, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन, तो ये सब की यहाँ पर बात की जा रही है। हम ऑलरेडी जो है ये आपका ऑस इंडेक्स, पिच ब्लैक, ये सब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हम करते ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इस तरीके से आपको समझा दिया, इसको चाहे इन डेप्थ धीरे 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 समझाना मतलब ही नहीं गिरता। प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है आपको हाईलाइट करके वहां पे हमें सब बता देते हैं। तो दैट इज द टीचिंग स्टाइल। अब इसको आप धीरे से लंबा लेके बताएं, पढ़ाएं, न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड और साइन किया गया था, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें आप हल्का सा खुद भी देख सकते हैं कि जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बाकी ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है कि 2035 तक जो है इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में टॉप 3 में हो जाएगा ना। बूस्ट टू फ्री ट्रेड विद ऑस्ट्रेलिया, एमिंग टू प्लेस इंडिया अमॉन्ग इट्स टॉप 3 एक्सपोर्ट मार्केट बाय 2035। तो वो कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की भाई हम एक्सपोर्ट मार्केट में तीसरा सबसे बड़ा ये हो जाए ना, शायद हो सकता है पहला यूएसए हो, दूसरा चाइना हो, तीसरा इंडिया को करना चाह रहा हो, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वो उस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हो गया गेस कि भाई इंडिया का अभी थर्ड सोचा, अभी फर्स्ट सेकंड कौन हो सकता है, और ज्यादा इकोनॉमी, ज्यादा ये है कि नहीं। तो ये समझने वाली बात होती है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। अब ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस की बात की जाए तो इट्स फाउंडेशन वाज लेड विद ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। भी कन्वे कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में ही यहाँ पर ये कन्वे हुआ है। ओके, कोर मेंबर कौन कौन से हैं इसके, याद रखेंगे। ये है आपका यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे 1956 में ज्वाइन कर गए थे। ओके, बाकी स्कोप एंड पर्पस की बात की जाए तो जियो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि मॉनिटर कर सके टेररिज्म, चाइनीज इन्फ्लुएंस, साइबर थ्रेट। मतलब चाइना भी सोचता होगा कि भाई ये इंडिया खाली चाइना चाइना ही करता रहता है, पूरी दुनिया कर रही है, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, सब सोचे हमारे बारे में, है कि नहीं।
सब सोचे हमारे बारे में। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर होती हैं, और सिर्फ खराब ही नहीं, अच्छी चीजें भी हैं। खराब नहीं, ये तो अच्छी चीजें भी है कि यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में ये सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब हम सभी पढ़ते हैं कि जब कोई मतलब ना, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा 29 भी आप क्यों ले रहे हो फीस, मतलब अब चाइना इतनी एजुकेशन इतना सस्ता हो गया है, सिर्फ ये करंट अफेयर्स के लिए 5,000 रुपीज जो है इसमें प्रीलिम्स मेंस कंटिन्यू मेंटरशिप टीम लगती है सर। बाकी सब जो है, जो कर रहे हैं यहाँ पर टीम, जो पीपीटीज बना रहे हैं ये कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बीट लैपटॉप। अभी जो है यहाँ पे इतनी गर्मी है, एसी में रहना, नॉइस फ्री रूम लेना रिकॉर्डिंग के लिए, काफी खर्चे होते हैं। ठीक है, तो वो निकल भी नहीं पाता है। बट यहाँ पे वो जो चीज कर रहे हैं, आप सोचो बाकी तो हम चीजें ले लेते हैं, चीजें लेके फेंक देते हैं, खराब कर देते हैं, हम खुद के एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये सब चीजें रखती हैं। ओके, चलिए, सोलर अलायंस की अब अगर बात की जाए, तो ये जो है फिलीपींस अर्ज्ड इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड अलायंस। ठीक है, तो फिलीपींस ने अर्ज किया इंडिया को स्क्वाड अलायंस ज्वाइन करने के लिए। ये क्या इनफॉर्मल मिनी लेटरल अलायंस है जिसमें कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। ठीक है, क्वाड जो है उसी को स्क्वाड कर दिया यहाँ पे नाम। एम जो है एड्रेस करना और मेंटेन करना स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। वही परेशान है ये सब भी, ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण। ये जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वाड विच कंसिस्ट ऑफ इंडिया यूएस। जब तो स्क्वाड इसलिए नाम देंगे, आप समझ रहे हैं बात को। तो वही जो चीजें यहाँ पे है। ओटावा कन्वेंशन जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेंबर्स कौन कौन से, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लैटविया है, इस्टोनिया है। ये सब जो है प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन ओइंग टू मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो रशिया बोल रहा है भाई आप ये सब जो है ओटावा कन्वेंशन से अलग हो जाओ, वरना फिर हम आप पे भी अटैक्स कर सकते हैं, ऐसे थ्रेट्स वगैरह वो दे रहा है। ठीक है, नाटो के बारे में आपको इन डेप्थ ऑलरेडी समझा ही चुके हैं कि क्यों ये मेन नाटो के कारण ही हो रहा है, जो यूक्रेन वॉर अभी तक हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे संगठन से दूर रहे, अब रशिया का कहना है। ओके, Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines on their destructions। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वेंशन क्या क्या है, ये प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ स्टॉक पाइल्स, जो भी यहाँ पे स्टॉक्स पड़े हुए हैं आपके, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर एंटी पर्सनल माइंस एंड देयर डिस्ट्रक्शन। तो माइंस वगैरह का जो यहाँ पे ये है, प्रोडक्शन ट्रांसफर स्टॉक पाइल डिस्ट्रक्शन, ये सबके लिए यहाँ पर कन्वेंशन है। puts obligation on state parties to not use develop stockpiles anti पर्सनल माइंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये बोलता है कि अब वो किसी भी कीमत पे यहाँ पर ये सब यूज नहीं करना है। फर्दर ऑब्लिगेट्स देम टू डिस्ट्रॉय सच माइंस। तो ये सब जो है यहाँ पर इसके अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भाई अलग हो ही जाते हैं। इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। रायसेना डायलॉग, यस, इंपॉर्टेंट है। 10th एडिशन जो है रायसेना डायलॉग का, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये जो है आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो इंडियाज एनुअल फ्लैगशिप कंकरेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, इंडियाज एनुअल फ्लैगशिप कंकरेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आई बात समझ में, कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके लिए जो इंडिया का ये एनुअल क्या है, फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पर। ओके, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अबाउट 125 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्टर, तो 125 देश से लोग आए थे, थिंक टैंक आया है, उनका यूथ्स वगैरह सब आए हैं। ठीक है, थीम क्या था, काल चक्र, पीपुल पीस एंड प्लेनेट। ये थीम था काल चक्र, पीपुल पीस एंड प्लेनेट, याद रखेंगे प्लेनेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस फोकस ऑन 6 थीमेटिक पिलर्स लाइक ग्रीन ट्राइलेमा, डिजिटल प्लेनेट एक्सेट्रा। ये सब जो है कहाँ, रायसीना डायलॉग में हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। बाकी जो है आपका आर्टिकल जो है 2 पॉइंट, ये इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोड, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसेंट मेंबर वाज इनकरेक्टली मेंशन। अच्छा, ये मलेशिया और यूक्रेन, ये जो है यहाँ पर फरवरी के मंथ में यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें ये गलती है, ये आप हल्का सा देख लीजिएगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मलेशिया इज नॉट मेंबर ऑफ आईसीसी।
ठीक है, आईसीसी का मेंबर जो है मलेशिया नहीं है। ओके, बस ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन ने ये ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली 2024 में। ये याद होगा, याद रख लेंगे आप। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो हम कवर अप करेंगे वो रहेगा इकोनॉमी। ठीक है, ये कल हम कवर अप कर लेंगे। तो डेली बेसिस से कवर अप हो जाया करेगा, तो आपके लिए भी डेली डेली अच्छा है। एक ही बार में बल्क वीडियोस दे दें तो वो उसमें भी मजा नहीं आता है पढ़ने में। ठीक है, और एक बार ये हो जाए, और जब हम क्लब करके जब डालते हैं तो उसको आप कम से कम 1.5x की स्पीड में देख लें। 2 बार तो कम से कम रिवाइज करें, है ना। और पिछले जो पहले वाले भी हैं, अब ये बनाया करें कि मैं एक मंथ में कम से कम 7 दिन जो है करंट अफेयर्स को दूंगा या दूंगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस मंथ कम से कम 1.5 से 2 साल तक की तो प्रिपरेशन होनी ही चाहिए। वो प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप बाकी लोगों से कैसे आगे रहेंगे। और ये सब कनेक्ट करता है, ये सब जो चीजें करंट अफेयर्स काफी कुछ सिखा देता है एज पर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मेनली अब कोई भी किसी से भी पूछिए, सबसे इंपॉर्टेंस जो रखता है ये आपका करंट अफेयर्स ही रखता है। इसके इर्द गिर्द ही फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके स्टैटिक्स में, कि जो चीज ज्यादा न्यूज में आ गई तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ दिए। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।